हमारी ट्रांजेक्शन थी, हम अभी अकाउंट टाइप्स की बात कर रहे थे, अनअर्न्ड अकाउंट, रेवेन्यू की बात की हमने। अब ओनर्स इक्विटी के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैपिटल होता है, कैपिटल आप सबने मुझे एक्सप्लेन किया क्या होता है। ये ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस होता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है विड्रॉल्स भी आ जाते हैं। विड्रॉल जो होते हैं वो अमाउंट होती है जो एक ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा हो। फिर हमारे पास रेवेन्यूज आ जाते हैं। एनीथिंग दैट इज सोल्ड or any service that is provided by the business, it's recorded as revenue. अच्छा, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हर एक को याद रखना चाहिए कि रेवेन्यू और कैश ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैश इज नॉट रेवेन्यू। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस हो जिसका रेवेन्यू तो बढ़े चले जा रहा है लेकिन कैश नहीं बढ़ रहा हो? इज इट पॉसिबल? अगर लेट पेमेंट्स कंसिडर की जाए तो यस। हाँ, अगर लेट पेमेंट्स हो रही हैं या पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, कस्टमर्स को आप सेल कर रहे हैं इस होप में कि वो कभी ना कभी वापस आपको पे कर देंगे, लेकिन वो कस्टमर्स आपको पे ही नहीं कर रहे, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपकी सेल्स तो हो रही हो लेकिन आपका कैश ना बढ़ रहा हो। तो कभी भी हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि इफ द सेल्स आर हाई द कैश वुड बी हाई एज वेल। द चांसेस आर दैट इट वुड बी ट्रू बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल रिलेशनशिप, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक बिजनेस, ये वैसे बहुत एडवांस क्वेश्चन है लेकिन अभी करूंगी ताकि आगे तक सोचो इसके बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल हो लेकिन बैंक करप्ट हो जाए? क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बैंक करप्ट हो सकता है? जी स्टूडेंट्स, कोई जवाब नहीं है इसका? यही कह दो नहीं आता। Is it possible that a business is profitable but it's not, it's bankrupt? मैम एक्चुअली इस कंडीशन में हो सकता है कि वो उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा जितना उन्हें करना चाहिए। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले हम ये बात तय करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? जी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। माइनस एक्सपेंस। तो फिर इतनी देर से खामोशी क्यों थी? मिस माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, और बैंकरप्सी का ताल्लुक जो है वो है कैश बैलेंस से रिलेटेड। मिस बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कैश बैलेंस कुछ नहीं बचा, आपके पास कैश नहीं है। और कैश बैलेंस कैसे पता चलता है आपको? कैश बैलेंस आपको पता चलता है कि आपके पास जो है कैश इन माइनस कैश आउट, इसका जो आपके पास आ रहा है ना जवाब, वो आपका कैश बैलेंस होता है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो लेकिन उसका कैश बैलेंस जो है वो बहुत बुरा हो? यस मिस हो सकता है। कैसे, क्या रीजंस हो सकते हैं? मिस जो रेवेन्यू है जैसे वो उधार पे हो, रिसीव ना हो रहा हो। रेवेन्यू के बदले कैश रिसीव ना हो रहा हो, वो उधार पे सेल्स कर रहा हो, ठीक है? मिस ये डिपेंड yes. करता है कि वो अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी साइड है, और ये वाली जो बैंकरप्सी से रिलेटेड जो साइड है ना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी साइड।
ये लिक्विडिटी है और ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, और कभी भी इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक का जो रिलेशनशिप है वो आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के अकाउंट से है, और दूसरे का जो आपका रिलेशनशिप है वो आपके कैश अकाउंट से। ये तीनों अकाउंट्स अलग अलग अकाउंट्स हैं, और इन अकाउंट्स को आप एक साथ जज नहीं कर सकते कि आप कहें कि ये एक ही जैसे अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो bankruptcy happens when you don't have a lot of money left in your cash account, और प्रॉफिटेबिलिटी होती है जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा आ रहा हो, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि बैंकरप्सी हो जाए लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हो। वो एक्सप्लेन कर सकता है अब यस मैम, प्रॉफिटेबिलिटी हो और बैंक्रप्सी स्टिल एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो रेवेन्यू तो हमारे पास जनरेट हो रहा है बट कैश स्टिल हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो जब कैश ही नहीं हो पाएगा तो फिर हम किस तरीके से बिजनेस को सर्वाइव कर सकेंगे? एग्जैक्टली, आपके कस्टमर्स आपको पे नहीं कर रहे, तो आपको अगर वो पे नहीं करे तो आपके पास कैश कम होगा और आपके पास जो है लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं, आपकी बैंकरप्सी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको कस्टमर पे कर रहा है लेकिन आप अपनी ना बिजनेस को इस वक्त एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं, और आप कहते हैं कि चलो मैं एक और दुकान खरीद लेता हूँ, तो वो जो सारे पैसे पड़े थे उससे आपने एक नई दुकान ले ली और आपके सारे पैसे अटक गए उस दुकान में जाके। तो आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन कैश खत्म हो गया क्योंकि आपने कैश को कहीं और यूज कर लिया, ठीक है। So maybe your cash in or cash out is not managed well, and that's the reason why you're entering into the bankruptcy or liquidity related problems. ठीक है, तो ये आपके पास इश्यूज आ सकते हैं। अब एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास ये रेवेन्यू में बहुत सारे रेवेन्यूज के टाइप्स हो सकते हैं। सेल्स रेवेन्यू होती है, सर्विस रेवेन्यू होती है, इंटरेस्ट रेवेन्यू होती है। सेल्स रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू में क्या फर्क है? जी जनाब, सेल्स रेवेन्यू एंड सर्विस रेवेन्यू। मैम जो भी गुड्स होती हैं वो सेल करके जो भी चीज़ें आती हैं वो सेल्स रेवेन्यू होता है, और सेकंड वाला जो होता है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, तो अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करोगे और उसमें सॉफ्टवेयर्स डेवलप करके उनको सेल करोगे तो दैट वुड बी सर्विस रेवेन्यू। लेकिन अगर आप अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट दिया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जो भी सेल जो भी रेवेन्यूज इनटेंजिबल आइटम्स से रिलेटेड होते हैं दे आर सर्विस रेवेन्यू, और जो टेंजिबल आइटम से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं आपके सेल्स रेवेन्यू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास और भी यहाँ पे अब एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात आ रही है। एक्सपेंसेस की भी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या सर्विस बिजनेस में होगा या नहीं होगा? Will we have cost of goods sold in a service business? No. नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ और सिर्फ सेल्स बिजनेस में होता है, जहाँ कोई ना कोई चीज को से परचेज और फिर रीसेल किया जा रहा हो। तो जो भी चीज को परचेज करने की कॉस्ट होती है, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट होती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और सर्विस बिजनेस में हम क्योंकि कोई चीज को सेल एंड परचेज नहीं कर रहे होते, इसलिए वहां पे कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती। लेकिन बाकी के एक्सपेंसेस हर बिजनेस में होते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस। ये जनरल सी बातें, इन पे मैं फिर इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रही। ओनर्स इक्विटी के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओनर इक्विटी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो कि ओनर इसके अंदर इन्वेस्ट करे या फिर रेवेन्यूज इंक्रीज हो, तो इससे ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है। इन दोनों में से जो भी सिचुएशन अगर होगी बिजनेस के अंदर, इन दोनों सिचुएशंस में जस्ट अ मिनट, यस, इन दोनों सिचुएशंस में ये होता है कि आपके पास क्रेडिट एंट्री हो रही होती है, क्योंकि ओनर्स इक्विटी इटसेल्फ क्रेडिट बैलेंस आइटम है। तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप उसको भी क्रेडिट करते हो,
और अगर आपका कोई रेवेन्यू होता है तो आप उसको भी क्रेडिट करते हो, बिकॉज बोथ ऑफ दीज इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी। और ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे आपकी ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है। अगर आपका ओनर बिजनेस में से पैसे निकाल ले तो वो विड्रॉल होता है, इससे भी ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है, इसको हम डेबिट करते हैं। और अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से भी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है, इसको भी हम डेबिट करते हैं। So if you have any of these two entries, इनको डेबिट किया जाएगा, इन एंट्रीज को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम कल बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो इसलिए आज मैं इसको नहीं करूँगी। Just looking into it.